नमस्कार, अमर उजाला द बोनस के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्दे के पीछे आप देखना शुरू कर चुके हैं और आप देखिए पूरा हफ्ता फुल ऑफ एक्शन रहा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं कि FY26 के Q1 के नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में उन नतीजों पर बाजार जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और ख़ास तौर पे ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब बाजार गिर रहा हो तो ऐसे में कौन से स्टॉक हैं जो बढ़त बनाते हुए दिखे हैं। तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट की क्या सलाह रहेगी आने वाले दिनों में उन स्टॉक स्पेसिफिक पर। तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा है यहाँ पर हम आपको बताए थे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX। अगर IEX के शेयरों की अगर हम लोग बात करें तो फुल ऑफ एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। गुरुवार यानी कि आप देखें कि 24 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो IEX के शेयर की जो कीमत है उसमें लगभग 30% की गिरावट आई। आप ये समझिए कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC के जरिए अगले साल से मार्केट कपलिंग लागू जो नियम है उसको लागू करने की घोषणा के बाद से IEX के शेयरों में ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। और वहीं भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को एकदम इसका उल्टा हुआ, स्टॉक में एकदम शानदार तेज़ी देखने को मिली और जो शेयर है वो 12% से ज़्यादा बढ़त बनाता हुआ दिखा। BSE पर IEX का जो शेयर है उसकी कीमत करीब 12.5% के पास पे बढ़कर 148 रुपये पर प्रति शेयर के भाव पर पहुंचती हुई दिखी। और ये उछाल तब आया जब पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो मुनाफा है आप ये समझिए कि 25% बढ़ता हुआ है, यानी कि 120 करोड़ रुपए तक ये पहुंचता हुआ दिखा। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने शानदार नतीजे दर्ज किए। इसके बाद स्टॉक में निवेशकों की धारणा में एक तब्दीली देखने को मिली। कंपनी के कंसो मुनाफा की यानी कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। रेवेन्यू की बात करें 184 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा, जबकि आप पिछले साल अगर आप कंपेयर करें सेम क्वार्टर में तो 154 करोड़ था, यानी कि 19% की बढ़ोतरी यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखी है। एक्सचेंज पर बिजली की जो मात्रा है वहाँ पर 32.4 बिलियन यूनिट रही है, जो कि 14.9% की बढ़त दिखाती है। अब आप देखिए एक दिन में निवेशकों का बुरा हाल हो गया और अगले दिन में यहाँ पे बढ़त देखने को मिली, लेकिन हम लोगों ने तमाम एक्सपर्ट से बात करी और उनका साफ तौर पे कहना है कि IEX से जब आपको मौका मिले तुरंत आपको निकल जाना चाहिए, इस स्टॉक में बने रहने की सलाह नहीं दी जा रही है। दूसरा एक और स्टॉक की बात करते हैं, रिटेल निवेशकों का काफ़ी दिलचस्पी लेने वाला ये स्टॉक है, रडार पर उनके रहता है, रतन इंडिया पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि कंपनी ने Q1 के नतीजे जारी करे और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यहाँ पर कंपनी का जो घाटा है वो 13 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। और पिछले साल अगर आप इसी तिमाही में देखें तो कंपनी का 93 करोड़ का मुनाफा था, यानी कि 93 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब 13.5 करोड़ का यहाँ पे लॉस आ गया है कंपनी का। आप ये समझिए कि 125 करोड़ के आसपास का अगर आप क्वार्टर के हिसाब से देखें FY25 के Q4 में तो 125 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था, यानी कि क्वार्टर बेसिस पे भी और साथ ही साल दर साल के हिसाब से भी यहाँ पर कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। 5 दिनों में जो शेयर है करीब 6% टूटा है। ऑपरेशनल आय की बात करें तो करीब 821 करोड़ रही है, जो कि सालाना आधार पर 11% करीब 12% मान के चलिए वो कम है, क्योंकि आप देखिए FY25 के Q1 में यानी कि ठीक एक साल पहले सेम क्वार्टर में 931 करोड़ की यहाँ पर जो थी आय थी। यहाँ पर अगर आप यानी कि रेवेन्यू के मोर्चे पे देखें तो स्थिति हमने आपको बता दी। अब एबिटा की भी बात करें तो 196 करोड़ आया है एबिटा। उत्पादन क्षमता की बात करें तो कंपनी के पास अमरावती जो महाराष्ट्र में करीब 1350 मेगावाट की जो यहाँ पर बिजली जो उत्पादन करने की क्षमता है उसका एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक प्लांट है। यहाँ पे कंपनी ने करीब 1200 मेगावाट का बिजली खरीद समझौता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के साथ भी किया है, जो हम लोग बीच बीच में आपको तमाम तरह की खबरों की जानकारी देते रहते हैं। अब इसके बाद एक और कंपनी की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप के नाम से यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है तो उससे जो निवेशकों के सेंटीमेंट है वो काफ़ी जुड़े हैं। बजाज ग्रुप की कंपनी है, हाल कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई थी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने भी जून तिमाही के नतीजे जारी करे। मुनाफे में और आय में ग्रोथ देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान कंपनी की जो आय है वो 2615 करोड़ रुपए रही और पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो ये 2208 करोड़ रुपए के आसपास थी। इस तरह से आय में साल दर साल के आधार पर करीब 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे की बात करें तो सालाना आधार पर ये 20.8% बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा था 482 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 583 करोड़ रुपए आ गया है। ब्याज से आय की बात करें यहाँ पर, NII की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी का जो मुख्य आय है
पिछले साल की तुलना में 33.34% जो है वो बढ़ती हुई दिखी है और ये बढ़कर करीब करीब 887 करोड़ रुपए आ गई है। लेकिन जो कंसर्न हुआ है, जो कंसर्न बढ़ता हुआ दिखा है, वो है एसिड क्वालिटी को लेकर। यहाँ पर एसिड क्वालिटी में यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। आप ग्रॉस एनपीए की बात करें यहाँ पर, तो ग्रॉस एनपीए में 0.3% की बढ़त देखने को मिली है और नेट एनपीए भी 0.11% से बढ़कर 0.13% पे पहुंचा है। स्टेज 3 एसेट के लिए यहाँ पे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी यहाँ पे 56% रही है। यानी कि आप देखें यहाँ पर जो एसिड क्वालिटी है वो थोड़ी सी जो डेटोरेट होती हुई, यानी कि उस पर दबाव देखने को मिला और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली थी। अब हम लोग एक और स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के। यहाँ पर ये दोनों शेयर जो है इनमें ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला। और क्यों मिला? 3000 करोड़ रुपए के येस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए अनिल अंबानी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयरों में 2 सेशन के अंदर 10-10% की गिरावट आई। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी इन शेयरों में 5-5% का यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। बीएससी पर रिलायंस पावर 5% गिरकर 56 रुपये 72 पैसे पर आ गया, जबकि रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो 5% गिरकर ये 342 रुपये पर भी आता हुआ दिखा। ईडी के छापे और यहाँ पे चल रही जांच ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के प्रति निवेशकों की जो नज़रिया है उसको काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि अभी तक तो स्टॉक में एक बम्पर रैली देखने को मिली थी, फिर अचानक से स्टॉक में दबाव आ गया है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए। और आप ये समझिए कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों जो शेयर हैं तेज़ बिक वाली देखने को मिली। दरअसल इस मामले को अगर आप और बारीकी से समझें तो येस बैंक के जरिए 2017-2019 के बीच यहाँ पर मंजूर किए गए जो लोन है, लोन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस जांच के तहत अनिल अंबानी से जुड़े 40 से 50 ठिकानों की तलाशी ली गई। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर आरोप है कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के लोन कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और उनके ग्रुप की दूसरी संस्थाओं को ट्रांसफर किए गए। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और निवेशकों को इसको अपने रडार पर रखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक पर ध्यान रखते हैं उस तरीके से जो तेज़ी से बड़े अपडेट हो रहे हैं यहाँ पर, खासतौर पर नेगेटिव सेंटीमेंट्स के तौर पर, उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। देश के एक और अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के भी नतीजे आए, तो एक बड़े बैंक की बात कर लेते हैं, सरकारी बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की। तिमाही नतीजों का यहाँ पे ऐलान होता हुआ दिखा। जून 2025 में यहाँ पर जो Q1 की हम लोग बात करें तो कंपनी का जो अनुमान रहे वो अनुमान से बेहतर नतीजे उन्होंने पेश किए। बैंक ने यहाँ पर जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उनका मुनाफा जो है वो 1.8% बढ़कर 4541 करोड़ रुपए पे आ गया, जो एक साल पहले यहाँ पर 4458 करोड़ के आसपास था। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें साल दर साल के हिसाब से इसमें 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है और ये करीब 11,435 करोड़ रुपए पर आई है, जो कि पिछले साल 11,600 करोड़ के आसपास थी। एसेट क्वालिटी की बात करें तो जो बैंक की ग्रॉस एनपी है उसमें मामूली सी बड़ी देखने को मिली है, यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है, 2.28% रही है, जो कि पिछली तिमाही में 2.26% थी। अगर नेट एनपीए की बात करें यहाँ पर तो नेट एनपीए जो है वो 0.58% से बढ़कर 0.60% यहाँ पे बहुत मामूली सा बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि जो बैंक की बैलेंस शीट देखें आप तो वो स्थिर दिख रही है, कर्ज की जो मांग है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। एक और सरकारी बैंक की बात कर लेते हैं क्योंकि इस पूरे हफ्ते कई सरकारी बैंकों के नतीजे आए और हम लोग आपके लिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, आपको हर एक जानकारी अपडेट देना चाहते हैं। तो सरकारी बैंक कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली तिमाही के नतीजे जारी होते दिखे और नतीजे काफ़ी शानदार रहे। आप ये समझिए कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली, 21% बढ़कर ये 4,752 करोड़ रुपए पे आ गया और एक साल पहले इसी समान तिमाही में आप देखें तो ये 3,905 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज हुआ था। आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ये खबर निकल के आई स्टॉक में एक बम्पर तेजी देखने को मिली और स्टॉक करीब 5% तक चढ़ता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें सालाना आधार पर तो ये 1.7% जो है ये थोड़ा फिसलता हुआ दिखा, 9,009 करोड़ पर आया, जो कि एक साल पहले 9,167 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे एसेट क्वालिटी की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए रेशो सालाना आधार पर 145 बीपीएस पॉइंट जो है उसमें सुधार देखने को मिला और ये 2.69% पर आ गया। जून क्वार्टर के दौरान कैनरा बैंक का जो नेट एनपीए रेशो है वो 61 बीपीएस से इम्प्रूव होता हुआ दिखा और 0.63% पे आ गया। यानी कि आप
चाहे एनपीए की बात कीजिए, नेट एनपीए, चाहे ग्रॉस एनपीए की बात, वहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर होती दिखी है। अगर आप अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 32.7% ये बढ़कर 7,060 करोड़ पर पहुँचता हुआ दिखा है। अगर हम लोग आगे बढ़ें, एक और बैंक की बात करते हैं, सरकारी पीएसयू बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। यहाँ पर भी नतीजे रिजल्ट जारी होते दिखे कंपनी का या फिर कहीं बैंक का जो मुनाफा है वो करीब 23% बढ़ता हुआ दिखा। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी दर्ज हुई। लोन ग्रोथ करीब 15% और डिपॉजिट ग्रोथ भी 14% बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि मजबूत रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं। शेयर 57 रुपये के पार होता हुआ भी दिखा। और आप ये देखिए कि रिटेल निवेशकों की काफ़ी फेवरेट स्टॉकों में से एक है ये। करीब 10 लाख रिटेल निवेशकों के पास बैंक के करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी है। सालाना आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो नेट प्रॉफिट है वो 23% बढ़ा है और 1,590 करोड़ के पार निकल गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 12% बढ़कर 2,570 करोड़ पे आया है। नेट इंटरेस्ट में अगर आप इनकम की बात करें तो 17% का जंप यहाँ आया है। साथ ही 3,290 करोड़ ये रहा है। टोटल बिजनेस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे NIM की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पर भी 3.95% से बढ़कर ये करीब 4.01% के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। अब हम एक और बैंक की बात कर लेते हैं, IDBI बैंक की। यहाँ पर भी शेयरों में पूरे हफ्ते एक बढ़त देखने को मिली। दरअसल बैंक ने अपनी पहले तिमाही के नतीजे जारी करे और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ ही एसेट क्वालिटी में भी सुधार दर्ज हुआ है। IDBI बैंक की बात करें तो 2,007 करोड़ का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में करीब 1,719 करोड़ के आसपास रहा है, यानी कि 17% का जंप जो है यहाँ पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 13% बढ़कर 2,354 करोड़ पर आया और एक साल पहले 2,075 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ये घटती हुई दिखी है, 3,167 करोड़ पर आ गई है, जो कि अगर आप पिछले एक साल पहले देखते सेम तिमाही में तो ये 3,233 करोड़ के आसपास थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 50 बेसिस पॉइंट घटा है, 3.68% रह गया है, जो कि पहले 4.18% था। बैंक के एसेट क्वालिटी में एक सुधार देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की बात करें यहाँ पे, तो वो स्थिति जो है बेहतर होती दिखी है, बल्कि आप ये कहें कि पिछले साल जो था वो 3.87% था और वहाँ से ये घटकर 2.93% पर आ गया है। नेट एनपीए रेशियो की बात करें तो 0.23% से घटकर 0.21% आ गया है। यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो 99.31% बनी हुई है, जो कि संभावित नुकसान की सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। यहाँ पे बैंक का कुल बिजनेस सालाना आधार पर 8% बढ़ा है यहाँ पर, और डिपॉजिट में 7% और नेट लोन में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, जील की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके भी नतीजे आए और कंपनी का आप यहाँ पे समझिए कि मुनाफे में एक गिरावट और आय में भी गिरावट देखने को मिली, मार्जिन पे दबाव देखने को मिला, और जिसके चलते जो स्टॉक है करीब 4% दबाव में यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप इसकी आय की बात करें 2,131 करोड़ रुपए रहा सालाना आधार पर, अगर आप देखें तो ये 14% घटती हुई दिखी है। कंपनी के अगर आप एडजस्टेड मुनाफे की बात करें तो 7% की गिरावट यहाँ पर भी आई है, 154 करोड़ से घटकर 143 करोड़ पर आ गया है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की यानी कि एबिटा की बात करें तो साल दर साल के आधार पर 271 करोड़ रुपए से ये घट के करीब 12% की इस पर कटौती देखने को मिली है और 239 करोड़ पर ये आ गया है। अगर मार्जिन की भी बात करें तो 13.1% से घटकर ये 12.7% पे आया है। विज्ञापन से आए अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 17% की गिरावट है, और तमाम आंकड़ों कर अगर आप बात करें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की भी बात करें यहाँ पर, तो इसमें भी मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। जी एंटरटेनमेंट के जो नतीजे हैं निराशाजनक रहे हैं, और साफ तौर पे आप ये भी समझिए कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से और साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसे कहा जाता है, उसकी भी यहाँ पर जांच जो है जील साफ तौर पे झेल रहा है। ये जांच कुछ वेंडर के लेन देन से जुड़ी है और सेबी के साथ एक मामले को लेकर ये पूरे मामले की जो स्थिति है वो लगातार यहाँ पर जारी है। भारतीय रेलवे के लिए फंडिंग करने वाली सरकारी कंपनी IRFC, इस कंपनी ने भी रिजल्ट अपने पेश किए। कुल कमाई जो है 6,918 करोड़ रुपए रही, जो कि किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई के तौर पे आप देख सकते हैं। इस तिमाही में IRFC ने 1,745 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% से ज़्यादा है।
ये भी कंपनी के इतिहास का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पर आप ये समझिए कि लीज पट्टे के ज़रिए यहाँ पर 5,404 करोड़ की यहाँ पे कमाई होती दिखी है और 1,490 करोड़ से ज़्यादा जो है ब्याज से कमाई हुई है। इसके अलावा 14 करोड़ रुपए जो है कंपनी की ऑपरेशनल इनकम और थोड़ा सा डिविडेंड वगैरह भी मिलता हुआ दिखा है। अगर आप इसके एनपीए की बात करें तो एक भी खराब लोन यानी कि एनपीए नहीं है, ये बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और यानी कि लोन जो भी दिए गए वो पूरे पैसे समय पे लौटाए गए हैं। कंपनी की खर्च की जो आदत है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हुई है और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में एक रौनक देखने को मिली है। अगर आप नेटवर्थ की बात करें यहाँ पर तो ये 54,424 करोड़ पर पहुँचती हुई दिखी है और आईएफसी जो है एक नवरत्न का दर्जा हासिल है कंपनी के पास, यानी कि कंपनी के पास आज़ादी है कि वो तमाम तरह के फैसले जो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो ले सकती है। एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशन ने भी यहाँ पर साल 2026 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए और यहाँ पर आप समझिए कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इसके अलावा आमदनी में भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। अगर आप इसके अन्य आय की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी होती दिखी है और साथ ही शेयर ने अपना 52 वीक हाई 1089 जो है वो नया बनाया है। इसने अप्रैल की जून तिमाही के दौरान पेटीएम ने आप समझिए कि 840 करोड़ रुपए के घाटे के सामने नेट मुनाफा 122 करोड़ रुपए दर्ज किया है। अगर आय की बात करें साल दर साल के हिसाब से तो 27% ये बढ़कर 1,917 करोड़ रुपए पे आ गया। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ये भी पॉजिटिव देखने को मिली, यहाँ पर करीब करीब 71-71 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ पर एबिटा की बात करें, एबिटा जो घाटा है वो 790 करोड़ रुपए रहा था पिछले साल, लेकिन यहाँ पर जो है स्थिति वो बेहतर होती हुई दिखी है। मार्जिन की बात करें 3.7% पर रही है ये। कंपनी ने 241 करोड़ रुपए की अन्य आय के बारे में भी जानकारी दी है जो कि पिछले साल 138 करोड़ थी, यानी कि इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट कैश बैलेंस जो है वो 12,872 करोड़ रुपए रहा है और इससे कंपनी के जो मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस है उसमें विस्तार देखने को मिला है। कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी में मदद मिली है और इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन और एआई से जुड़े जो इनोवेशन है उसमें भी मदद मिली है। कंपनी ने ये भी जानकारी साझा की कि सब्सक्राइब जो मर्चेंट की संख्या है वो 1.3 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेमेंट सर्विस रेवेन्यू जो है 23% बढ़कर 1,110 करोड़ रुपए आ गया है और GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज जो वैल्यू है वो भी 27% बढ़ के 5.39 लाख करोड़ पर आती हुई दिखी है। अब हम लोग डिफेंस से जुड़ा एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, इसके भी नतीजा है। आइडिया फॉर्ज की बात करते हैं और आपको आइडिया फॉर्ज याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो इस स्टॉक में एक बम्पर रैली देखने को मिली थी। अब नतीजों पे क्या रिएक्शन हुआ वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सेलिंग साफ तौर पे बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है यहाँ पे और ये पूरी वजह आप समझिए कि नतीजों की वजह से रही। 13% तक टूटकर 474 रुपये पे स्टॉक पहुँच गया। आप इसकी मुख्य वजह जो है फाइनेंशियल ईयर में जो नतीजे आए वो काफ़ी ख़राब रहे, मुनाफे से सीधा घाटे में आ गई कंपनी। क्वार्टर वन में कंपनी का जो आप घाटे की बात करें यहाँ पे नेट लॉस जो है वो 25 करोड़ या करीब 26 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा, जबकि एक साल पहले 1.1 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। यहाँ पे ये डिफेंस कंपनी सालाना आधार पर आप मुनाफे से घाटे में आ गई है। हम लोगों ने आपको ये जानकारी साझा करी है और ये निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें 85.2% से ये फिसल कर 12.7 करोड़ पर आता हुआ दिखा, जबकि एक साल पहले 86 करोड़ के आसपास था। एबिटा के मोर्चे पर आप देखिए आइडिया फोर्स को झटका लगा है। जून क्वार्टर में कंपनी का जो एबिटा लॉस है वो 15 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। आप समझिए कि भारतीय बाजारों में ये जो कंपनी है डिफेंस कंपनी के तौर पर देखी जाती है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और साथ में इंडिजीनियस ड्रोन जैसे सेगमेंट में मार्केट लीडर के तौर पर भूमिका निभा रही है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से रिजल्ट का असर है उस पर दबाव दिख रहा है। भारत की बड़ी खनन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर लेते हैं, जिसको HZL के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर इस पर कंपनी पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विदेशी रिसर्च कंपनी यहाँ पे वॉइस रॉय रिसर्च ने सबको यहाँ पर एक रिपोर्ट के बाद फिर से चौंका दिया है। यहाँ पे रिपोर्ट पे कहा गया है कि वेदांता ग्रुप के मालिक जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रमोटर भी हैं, उन्होंने यहाँ पर चोरी छिपे मुनाफा कमाया है HZL यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जरिए, और पर्दे के पीछे कई तरह के खेल चल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वॉइस रॉय का कहना है, साफ तौर पे ये आरोप लगाए उन्होंने कि मिनोवा रुनिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MRPL जो है इस कंपनी का 49% हिस्सा वेदांता ग्रुप के मालिक के पास है।
मिनोवा रुनिया प्राइवेट लिमिटेड का और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक खास समझौता है। खनन में काम आने वाले सामान जैसे आप समझिए कि रेजिन कैप्सूल हो गए, रॉक बेल्टिंग सिस्टम हो गए, वायर मैश जो गए, जो तमाम चीज़ें हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक को ही ये कंपनी बेचती है। अब बात यहाँ पे ये सामान बाज़ार में आम तौर पे ये मिलते हैं लेकिन उन पर मुनाफा कम होता है, और लेकिन जो है मिनोवा जो रुनिया प्राइवेट लिमिटेड है इन्हीं चीज़ों को 30% से ज़्यादा दाम पर हिंदुस्तान जिंक को बेचती है। साथ ही रिसर्च में ये भी कहा गया कि MRPL का जो एक ही काम है यहाँ पे बाजार में सस्ता सामान खरीदो और उस पर 30% से ज़्यादा दाम जोड़ो और फिर यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक को बेच दो। रिपोर्ट में कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिसका असर हमने एक वेदांता में दबाव के तौर पर भी देखा है। हालांकि तमाम आरोपों पर जो वेदांता ग्रुप की तरफ से प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात करते हैं, कमर्शियल ऑटो कंपनी जो है फोर्स मोटर की बात कर लेते हैं। शेयरों में एक हफ्ते के अंदर एक अच्छी रौनक बढ़त बनती हुई दिखी। यहाँ पे 24 जुलाई को आप समझिए स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा और यहाँ पर इंटरडे के अंदर 20,500 रुपये प्रति शेयर के भाव से इसने 52 वीक हाई भी बनाया है यहाँ पर। और ये वजह रही क्वार्टर वन के नतीजे सालाना आधार पर आप देखिए, चाहे क्वार्टर आधार पर देखिए नेट प्रॉफिट एक अच्छा बनता हुआ दिखा, 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये करीब 176 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अगर आप पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखते तो 115 करोड़ था, यानी कि 115 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 1885 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 22% बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा फोर्स मोटर ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अंशुल सक्सेना के अपॉइंटमेंट की घोषणा करी और इस कदम को लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पे। और आपको ये भी बता दें कि वहीं दूसरी ओर जब हमने देखा बृहस्पतिवार को स्टॉक में तेजी देखने को मिली, वहीं शुक्रवार को क्योंकि बाजार में दबाव था तो मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी, स्टॉक 10% तक नीचे आ गया। पिछले 15 साल में पहली बार देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS देश की टॉप 3 लार्जेस्ट कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई। इससे पहले ये हमेशा टॉप 2 या फिर पहले स्थान पर रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, इसके मार्केट कैप में आप मार्केट कैप की बात करें तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी चौथे पायदान पर आ गई। चलिए इस चीज़ों को हम लोग जानते हैं, आपको समझाते हैं। दरअसल TCS की आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो अमेरिका से आता है, लेकिन वहीं कंपनी अब जो है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर खर्च जो कर रही है वो कम करती हुई दिख रही है। इससे TCS जैसे आईटी कंपनियों की ग्रोथ पर असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्वार्टर वन के नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहे हैं। रेवेन्यू में 3.3% की कमी आई है। साथ ही नए प्रोजेक्ट्स की रफ्तार जो है वो धीमी होती हुई दिखी है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में रुकावट आई है, इससे निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हुआ है और शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। एक महीने के अंदर शेयर करीब 7% और एक साल में 26% जो है टूटता हुआ दिखा है। हालांकि आईटी सेक्टर में पूरे साल दबाव दिखा है। AI, ऑटोमेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर TCS समेत तमाम कंपनियों पर देखने को मिला है। विदेशी निवेशकों ने बिकवाली यहाँ पर करते हुए इसमें दिखे हैं और इसी के चलते यहाँ पर 13 साल में यहाँ पर जो TCS है अपने निचले स्तर पर पहुँचता हुआ दिखा। एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, क्वार्टर वन के शानदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए। AGI ग्रीन पैक की बात कर लेते हैं, जोरदार रफ्तार स्टॉक में देखने को मिली। शेयर करीब 18% उछलकर आप समझिए कि 988 रुपीज़ पर पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि शुक्रवार को दबाव था बाजार में तो तमाम जो स्टॉक्स आपको एक अच्छी बढ़त बनाते हुए दिखे उसमें एक गिरावट देखने को मिली। अगर आप इसके मुनाफे की बात करें सालाना आधार पर 6% बढ़ता हुआ दिखा, 89 करोड़ पे पहुंचता दिखा। रेवेन्यू में 22% का उछाल देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से 4% बढ़कर 142 करोड़ पे आ गया। हालांकि नेट प्रॉफिट जो है पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिली। AGI ग्रीन पैक की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर के पास 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 39.76% है। और अगर आप यहाँ पे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जैसे कांच के कंटेनर, पेट बॉटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन इस कंपनी में साफ तौर पर दिखती है। अब आप ये समझिए कि इकोनॉमी की जो नब्स पकड़ने वाली कंपनियां होती हैं उनके भी नतीजे आए। उसमें KEI इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, वायर एंड केबल बनाने वाली कंपनी की। कारोबारी साल 2026 की पहली तिमाही के नतीजे इस कंपनी की तरफ से भी जारी होते हुए दिखे। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 30% की ग्रोथ के साथ एक 195 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा। पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही के दौरान ये मुनाफा 150 करोड़ था, यानी कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और इस तिमाही में स्टैंड अलोन ऑपरेशन आय जो है 2590 करोड़ पर रही है और पिछले साल आप देखें तो ये 2065 करोड़ के आसपास थी, यानी कि यहाँ बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के कामकाजी मुनाफे यानी EBITDA की बात करें तो सालाना आधार पर ये
3.7% बढ़कर 260 करोड़ के आसपास आया। पिछले कारोबारी साल के समान तिमाही के दौरान ये 219 करोड़ रुपए पर था। मार्जिन की बात करें तो ये 10.4% से घटकर 10% पे आ गया। कंपनी के बोर्ड ने गुजरात के अहमदाबाद के साणंद में नई केबल निर्माण फैक्ट्री की जो स्पीड है उसकी समीक्षा की। साथ ही बताया ये पहला चरण है जिसमें LT और ST केबल का उत्पादन होगा। सितंबर 2025 तक शुरू होने की इसकी उम्मीद है और इससे साफ तौर पे एक स्पीड और स्केलेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे जारी होते हुए दिखे। आप देखिए मुनाफे में एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, एकदम जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन होते हुए दिखे। नेट जो मुनाफा है बढ़ता हुआ दिखा है, यहाँ पर 225 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में ये 133 करोड़ था, लेकिन वहां से एक अच्छा जंप आया। आय की बात करें तो 95% बढ़कर 12,836 करोड़ पे आ गई और पिछले साल 6,580 करोड़ थी। कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिटा की बात करें तो 94.8% था, जो कि ये 94.8% से बढ़कर 483 करोड़ पे आ गया। पिछले साल 248 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन जो है 3.8% रहा। अनुमान की बात करें तो 3.9% से ये थोड़ा कम है। कंपनी की एक्सपोर्ट का अगर गतिविधि को देखें तो उसमें तेज़ी देखने को मिली है। भारत में मोटोरोला के नए लॉन्च ने इस तिमाही की ग्रोथ को सपोर्ट किया है। स्मार्टफोन बिक्री में 95% लाख जो यूनिट है उसमें एक मोटोरोला के निर्यात और घरेलू बिक्री में ग्रोथ का एक बड़ा योगदान रहा है। तो ये ओवरऑल खबरें थी आपके सामने हम लोगों ने पेश करी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ खबरें रह गई हो तो इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आई हैं और ऐसे में जो हम लोगों को लगा आपके सामने फ़िल्टर करके पेश करना चाहिए हमने करी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।